गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट क्लास बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा अपन ने प्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था। प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि प्रोडक्शन क्या है, यानी जितने भी अपना अर्थ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या मिनरल्स जो मिलते हैं अपने को, उसकी यूटिलिटी को अपन इंक्रीज करके उसको यूजफुल बना देते हैं, उसको कंज्यूम के लिए एक प्रकार से है ना योग्य बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। अब यूटिलिटी अपन कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे फॉर्म यूटिलिटी, उसके रूप में परिवर्तन करके, टाइम के अकॉर्डिंग यूटिलिटी है ना, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी है, या पोजीशन या सर्विस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी है। इस प्रकार की यूटिलिटीज के बारे में आपने पढ़ा था। उसके बाद में नेक्स्ट अपना था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन के संसाधन, उसमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए गए, जिसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में नेक्स्ट था इसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कस किया था बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, कि प्रोडक्शन फंक्शन है यानी प्रोडक्शन आउटपुट और इनपुट, जितने भी इनपुट्स यानी प्रोडक्शन के अंदर जो इनपुट्स यूज किए जाते हैं और उससे जो अपना आउटपुट अपने को मिलता है, उसके जो फिजिकल रिलेशनशिप है, उसका एक भौतिक जो संबंध है, उसका अपन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। फंक्शन इज ए मैथमेटिकल वर्ड। फंक्शन का मीन बड़ा क्या होता है कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है, उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो अपन देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। जिसके अंदर प्रोडक्शन है वो क्या बताया बड़ा, इसके अंदर डिपेंडेंट है, यानी जो प्रोडक्शन होता है वो एक प्रकार से डिपेंडेंट है, फैक्टर माना जाता है इसके अंदर, और जो उसके इनपुट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट जो फैक्टर्स है यानी जो इनपुट्स है, उसको अपन यूज करके अपन क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, यानी डिपेंडेंट जो फैक्टर्स है वो अपन बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं। तो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है वो अपन प्रोडक्शन फंक्शन के द्वारा देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग प्रोडक्शन के अंदर, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसके अंदर। अब इसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन है, उसके 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को देखने से पहले बेटा अपने इसके अंदर और भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो टाइम है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स है वो है वेरी शॉर्ट टर्म। उसके बाद में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसके बाद में वेरी लॉन्ग टर्म। ये इकोनॉमिक्स के अंदर जो टाइम होता है ये 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, वेरी शॉर्ट टर्म, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म एंड वेरी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट। ठीक है, यानी उत्पादन के जितने भी संसाधन, उसके अंदर इवन देन इसके अंदर वेरिएबल लेबर है, उसको भी बड़ा फिक्स माना गया है। यानी एक वेरी शॉर्ट पीरियड, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के संसाधन है, और टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, यानी उसके अंदर मात्रा में अपन परिवर्तन नहीं कर सकते। सेकेंड आता है इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर जैसे कैपिटल है उसको फिक्स फैक्टर यानी कांस्टेंट माना गया है, लेबर है वो इसके अंदर वेरिएबल माना है। यानी शॉर्ट पीरियड के अंदर अपन लेबर में चेंज करके प्रोडक्शन की क्वांटिटी के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, उसके उत्पादन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, वो शॉर्ट पीरियड कहलाता है। और लॉन्ग टर्म बेटा, लॉन्ग टर्म के अंदर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर
वेरिएबल, यानी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होते हैं। उसकी मात्रा में अपन कितना भी परिवर्तन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन उत्पादन के अनुसार अपन उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, लॉन्ग पीरियड कहलाता है। और वेरी लॉन्ग पीरियड, जितने भी बड़ा जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं वो भी उसके अंदर वेरिएबल हो जाते हैं, इसके अंदर बोला जाता है उसको वेरी लॉन्ग पीरियड। जैसे किसी भी गुड्स का उत्पादन करने के लिए जो अपन रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो लेबर यूज कर रहे हैं, जो लेबर की टेक्निक यूज कर रहे हैं, यदि उसमें भी चेंजेस आ जाए, नए टेक्निक्स आने के कारण, नई टेक्नोलॉजी आने के कारण यदि उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, इसके अंदर वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाता है। यानी एक वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर जितने भी फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, इसके अंदर वेरिएबल हो जाते हैं, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बड़ा पुराने टाइम के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे चूना वगैरह ये यूज किया जाता है। आज अपन अगर देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर ज्यादातर जो यूज है सीमेंट का यूज, उस समय बहुत कम, जब स्टार्ट हुआ तो बहुत कम यूज होता था। आज वो चूना बड़ा कहीं देखने को ही नहीं मिलता है। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके अंदर सीमेंट है, क्रेशर है ना, ये सब जो मटेरियल जो अपने अब नए टेक्नोलॉजी के द्वारा, नई टेक्निक जो आई है उसके द्वारा जो इसके अंदर परफॉर्म्ड हुए हैं, यानी विकसित हुए हैं, उनको अपन यूज करते हैं। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग जो अपना है वो अलग अलग होते हैं। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है बेटा, वो भी इसके टू टाइप्स हैं। एक तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, और सेकंड इसका पार्ट है वो अपना लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर। यदि शॉर्ट टर्म के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन देखना है तो इसके अंदर Q इक्वल टू, जैसे दो अपन फैक्टर यूज करते हैं, कैपिटल एंड लेबर। तो ये अपन ने देखिए इसके अंदर K के ऊपर बार का साइन यूज किया है। इसका मतलब है कि जो कैपिटल है वो फिक्स है, लेबर वो वेरिएबल है, और लेबर के अंदर चेंज करके अपन प्रोडक्शन की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। यदि यही फैक्टर अपने को लॉन्ग रन के अंदर देखना है तो Q इक्वल टू क्वांटिटी है ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो अपन आउटपुट करेंगे उसकी क्वांटिटी। इसके अंदर फंक्शन के ये दोनों ही वेरिएबल है, यानी इसके अंदर दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है मैडम वो टू टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर ये माना जाता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होते हैं, और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स होते हैं, है ना, यानी कांस्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो अपन शॉर्ट टर्म के अंदर जो अपन कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट टर्म फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, इसके लिए बड़ा अपन इसको एनालिसिस करते हैं, वो करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, यह इसका दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का एनालिसिस। अब देखिए इसके अंदर दो वर्ड यूज हुए। इसके अंदर देखिए पहला इसका डिमिनिशिंग को अपन बाद में, इसके अंदर डिमिनिशिंग नाम क्यों दिए गए वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोपोर्शन का मतलब उसके अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, यानी जब अपन प्राइमरी स्टेज के अंदर प्रोडक्शन करेंगे तो जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर हैं उनके अंदर एक प्रोपोर्शन होता है, एक अनुपात होता है। ठीक है, वो अनुपात यदि अपन वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए
उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि उस स्थिति के अंदर अपना जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी यूनिट चेंज होकर इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो फिक्स फैक्टर है उसकी यूनिट उतनी रहती है जो पहले होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा उनके बीच में अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल की 1 यूनिट, लेबर की 1 यूनिट अपन ने लगाई और उससे अपने 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है क्वांटिटी। अब अपने को प्रोडक्शन है वो अपने इंक्रीज करना है, उत्पादन बढ़ाना है, डिमांड अपनी ज्यादा हो गई, इसलिए अपने क्या किया कि जो कैपिटल है वो फिक्स फैक्टर है, तो कैपिटल की 1 यूनिट, लेबर की 2 यूनिट लगा दी अपने को 12। तो इसके अंदर देखिए पहला जो रेशियो था वो 1 और 1 रेशियो था, और उसके बाद में अपने जैसे लेबर की 2nd यूनिट इसके अंदर इंट्रोड्यूस की लगाई तो अपना जो रेशियो इनका प्रोपोर्शन है बेटा वो 1:2 हो गया। यदि आप 3rd यूनिट लगाते हो तो उसके अंदर 1:3 हो जाएगा। तो इसलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी इनके बीच में जो अनुपात है, रेशियो है, परसेंटेज है, वो चेंज होती रहती है, इसलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करते हैं। और लॉ जो प्रोडक्शन फंक्शन है यदि उसको शॉर्ट टर्म के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं, अल्पकाल के अंदर उसको एनालिसिस कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं उसका, तो अपन उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के द्वारा उसकी स्टडी करते हैं। और लॉन्ग टर्म यदि बेटा इसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन को एनालिसिस करना है तो इसके लिए जो है उसको एनालिसिस करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न टू स्केल का मतलब उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन हो गया है ना। जैसे अपन पहले एक प्लांट लगा रखा था, उससे गुड्स का प्रोडक्शन करते थे। यदि अपने प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट है उसको एक्सटेंशन कर दिया, उसको बढ़ा दिया, या एक प्लांट और अपने वहां पे स्टेब्लिश कर दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपना जो प्रोडक्शन का जो स्केल है वो चेंज हो गया। और ये जो एनालिसिस है ये लॉन्ग रन के अंदर ही अपन ये चेंजेस कर सकते हैं, और ये जो एनालिसिस है वो क्या कहलाता है अपना लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, तो लॉ ऑफ इसके अंदर वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये इसके अंदर है। अब देखिए बेटा सबसे पहले जो अपना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसको एनालिसिस करने से पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी। टर्मिनोलॉजी वो बताई थी कि इसके अंदर एक तो होता है बेटा टोटल प्रोडक्शन, जो जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज होती है उससे अपने को टोटल कितना उत्पादन मिला, कुल कितनी इकाइयां आपने बनाई, वो टोटल प्रोडक्शन है। उसके बाद में एक आता है इसके अंदर एपी, एवरेज प्रोडक्शन या एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन। एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन का मीन होता है कि यदि जितना भी अपने को प्रोडक्शन मिला उसके अंदर फैक्टर, जितना भी फैक्टर अपने प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर की जो यूनिट्स उससे डिवाइड कर दिया जाए तो पर यूनिट उसका एवरेज अपने को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में था एक मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी जैसे ही एक एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर को अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, लगाते हैं, उसके कारण उत्पादन के अंदर कितना चेंज आया, कितना उत्पादन बढ़ा या कम हुआ, उसको एनालिसिस करने के लिए अपन उसको मार्जिनल प्रोडक्शन के द्वारा एनालिसिस करते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर बेटा अपन इसको टेबल से एनालिसिस करने के लिए इसके अंदर अपने थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को ध्यान रखना और उसको समझने की कोशिश करना, तो इससे आपका काफी जो पोर्शन है वो इससे सोल्व हो जाएगा। यानी जैसे अपन इसकी टेबल और उसको डायग्राम को जब अपन एनालिसिस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब बेटा ये अपन समझ में आ गया कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, यानी जो आउटपुट और इनपुट के रिलेशनशिप को यदि अपन शॉर्ट टर्म में एनालिसिस करते हैं तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने के लिए उसके लिए जो लॉ बना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। यदि इस आउटपुट और इनपुट के रिलेशनशिप को यदि अपने को लॉन्ग टर्म के अंदर एनालिसिस करना है तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन बना हुआ है, जिसके लिए अपन उसको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के द्वारा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो बेटा इसके अंदर अपने को ये बताता है कि प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अपना जो इनपुट है और आउटपुट है उसके रिलेशनशिप है। ठीक है, लेकिन जो लॉ है वो अपने को ये बताएगा कि इसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर किस डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, वो अपन लॉ से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो इनपुट और आउटपुट के जो रिलेशनशिप को चेक करता है वो शॉर्ट टर्म के अंदर करता है।
अब इसके अंदर अपन ये मान के चलते हैं, जैसे देखिए कि अपन कोई भी मान लीजिए थर्ड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किसी व्यक्ति ने स्टार्ट किया, ठीक। अब थर्ड मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले बड़ा इसने क्या किया, उसके बिजनेस के लिए 3 मशीन यूज की इसने। 3 मशीन, फर्स्ट कटिंग, दूसरी स्टेचिंग के लिए और तीसरा प्रेसिंग के लिए, ठीक है। तो पहला इसके अंदर कटिंग, दूसरा इसकी स्टिचिंग के लिए और तीसरा बड़ा इसके अंदर किसके लिए यूज किया, प्रेसिंग के लिए, इसको प्रेस करने के लिए। अब उसके बाद में क्या हुआ कि तो इसके अंदर जो मशीन उसने लगाई है कटिंग, स्टिचिंग और प्रेसिंग के लिए, ये बड़ा इसके अंदर एज ए फिक्स फैक्टर हो गया। कौन सा फैक्टर हो गया, फिक्स फैक्टर, क्योंकि इसके अंदर एक बार इसने लगा दिया, इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं, इसको अपन मानेंगे फिक्स फैक्टर। अब उसके बाद इसने क्या किया, एक लेबर फर्स्ट लगाया। अब जो लेबर लगाया उसने, अब देखिए लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर है, मशीन है वो फिक्स फैक्टर है। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना, इसके बाद का पॉइंट आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। अब उसने क्या किया कि लेबर अपना वो क्या बड़ा वेरिएबल फैक्टर है और जो मशीन है वो फिक्स फैक्टर है, इसलिए उत्पादन स्टार्ट किया। तो जब फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जब कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ, उस स्थिति के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले कि वही जो लेबर है वो पहले कटिंग करता है, फिर उसके बाद उसकी स्टिचिंग करता है, फिर उसके बाद में इसको प्रेसिंग करता है। यानी इसके अंदर जितना भी फिक्स फैक्टर है उसको यूटिलाइज कर रहा है ओनली वन लेबर। उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया और प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद में एक लेबर ने कितनी यूनिट बनाई बेटा, 10 थर्ड से उसका प्रोडक्शन किया, है ना। अब जो मैन्युफैक्चरर बड़ा खुश हुआ, देखो कि एक लेबरर ने एक दिन के अंदर उसके अंदर 3 मशीन को यूज करके 10 शर्ट्स का प्रोडक्शन किया, यानी वो 10 शर्ट बना रहे। उसके माइंड में आइडिया है कि ये 10 बना रहे, अपने पास मशीन तो 3 है, हो सकता है कि अपन इसमें एक लेबर और यूटिलाइज करें, तो इसके अंदर अपना जो 10 शर्ट बन रही है एक दिन के अंदर कितनी बनने लगेगी, 20 शर्ट हो जाएगी। तो उसने क्या किया, सेकेंड लेबर है उसको इंट्रोड्यूस किया, इसके अंदर लगाया। जैसे सेकेंड लेबर लगाया तो उस स्थिति के अंदर उसने एक एक्सपेक्टेशन किया था कि उसको कितनी शर्ट मिलेगी, 20 शर्ट का उसको प्रोडक्शन होगा। लेकिन वो प्रोडक्शन कितना हुआ बेटा, वो हुआ 25 शर्ट्स का, ठीक है। यानी कितनी शर्ट का प्रोडक्शन हो गया, 25। इससे तो स्तंभित हो गया इसके अंदर, अरे मैंने तो इसके अंदर सोचा था 10 शर्ट का प्रोडक्शन है वो 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 की बजाय कितना हो गया, 25 शर्ट्स का प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन 5 यूनिट्स का एक्स्ट्रा जो शर्ट है उसको मिली। अब इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, क्या कारण रहा होगा, इसके पीछे देखिए बेटा रीजन ये रहा होगा कि पहले एक ही मशीन यानी ए फिक्स फैक्टर को यूटिलाइज करने वाले जो वेरिएबल फैक्टर है वो ओनली 1 लेबरर्स था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब सेकंड लेबर आया तो सेकंड लेबर आने के बाद में 3 मशीन में से 2 मशीन के अंदर एट ए टाइम अपने को लेबरर मिलने लगे, है ना। इसके अलावा कि जब वो लेबर कटिंग कर रहा है तो इसके अंदर स्टिचिंग कर रहा है, वो स्टिचिंग कर रहा है तो वो प्रेसिंग कर रहा है, यानी उसके अंदर एक रूटीन स्टार्ट हो गया। उसकी टाइमिंग का जो लेवल है वो कम हो गया, टाइम सेविंग हो गई, एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया। पहले एक ही लेबर पूरे दिन काम करता था, अब उसके अंदर जो 2 लेबर आने के बाद में अलग अलग काम के अंदर भी इसको डिवाइडेशन होता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर वो भी स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए एक लेबर ने कहा कि मैं पूरे दिन आपकी शर्ट की कटिंग करूंगा, तो वो कटिंग के अंदर एक्सपर्ट हो गया, उसकी एफिशिएंसी लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक ही वो काम को एक व्यक्ति लगातार कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी लेवल एक टाइम के बाद इंक्रीज हो जाता है।
जो स्ट्रेचिंग से रिलेटेड है उसका स्ट्रेचिंग के अंदर बड़ा वो फास्ट हो गया, फटाफट स्ट्रेचिंग होने लगी उसके अंदर, क्योंकि एक ही वर्क को कर रहे हैं। जैसे अपने ऊपर भी होता है कि अपने को एक ही वर्क दिया जाए तो एक टाइम के बाद में अपना जो वर्क का जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, इसके अंदर ज़्यादा अपन काम करेंगे। और यदि अपने को चेंज करते रहे लगातार, इधर से उधर कर दिया है ना, हर एक काम के बाद में अपने कुछ टाइम के बाद में चेंज करिए दूसरे पर, दूसरे से फिर तीसरे पर, या रोजाना अलग अलग काम पर लगाया जाए तो अपना एफिशिएंसी लेवल उतना नहीं रहेगा जितना नॉर्मली होना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ कि जो इसका स्पेशलाइजेशन है उसका बेनिफिट मिला, टाइमिंग है उसका कंजम्पशन कम हुआ, उसके बाद में एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ने की वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो कितना हो गया, 25 थ्रेड्स का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में जब उसको बड़ा 5 थ्रेड का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ तो सीधी सी बात है कि जो भी प्रोड्यूसर होता है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है या ना, उसका एक ही गोल होता है, एक ही लक्ष्य होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों को अधिकतम करना। तो उसने क्या किया, अपना मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए एक तीसरा लेबर है उसके अंदर और इंट्रोड्यूस किया, तो थर्ड लेबर। और थर्ड लेबर लगाने के साथ ही उसके अंदर बड़ा और भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उसको मिला, और वो था उसका प्रोडक्शन है वो बढ़कर कितना हो गया, 50 थ्रेड्स हो गया, 50 थ्रेड के बराबर प्रोडक्शन मिला, है ना। एकदम से अचंभित हो गया, कहाँ मेरे को 25 का मिल रहा था, अब 3 लगाते मेरे को कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, 50 के बराबर प्रोडक्शन मिल रहा है। ये कारण क्या है इसके अंदर, यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जितने भी प्रोडक्शन के लिए जो फिक्स फैक्टर लगाए गए थे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गया, इसलिए जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होके कितना हो गया, 50 यूनिट्स के बराबर हो गया। 50 यूनिट्स के बराबर प्रोडक्शन होने का मतलब अब तीनों मशीन के ऊपर कोई भी मशीन इसके अंदर आइडल नहीं रहती है, खाली नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम इसके अंदर प्रत्येक मशीन के ऊपर आपको लेबर मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, पहले मान लीजिए, अब इसके अंदर भी शिफ्टिंग भी हो सकती है, पहले 3 घंटे ये मान लीजिए कोई एक लेबर वो कटिंग का काम करेगा, फिर स्टिचिंग का करेगा, फिर प्रेसिंग का करेगा, ऐसे उसका साइकिल बड़ा बन गया इसके अंदर। साइकिल बनने से क्या हुआ कि इसके अंदर जो लेबर है वो लेबर है, उसकी टाइमिंग, उसका एफिशिएंसी बढ़ने के कारण प्रोडक्शन है वो भी रैपिडली इंक्रीज हुआ, तेजी से बढ़ा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इसने क्या किया, देखिए बेटा ये अपना टोटल प्रोडक्शन है ना, उसके बाद में ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर की जितनी भी यूनिट्स है वो यदि फिक्स फैक्टर के कॉम्बिनेशन में यदि अपन लगाते हैं तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन के अंदर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के कारण, उसका एफिशिएंसी इंक्रीज होने के कारण, उसका टाइमिंग सेव होने के कारण जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है और इंक्रीजिंग रेट से होता है, वो स्थिति इसके अंदर। अब उसका जो प्रोडक्शन बड़ा 50 हो गया, 30 सोचा था, 20 का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, 20 यूनिट का उसका टोटल प्रोडक्शन है वो ज्यादा हुआ। अब उसने देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें 10 यदि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता तो ये प्रोडक्शन 30 होना था। अब प्रोडक्शन हुआ 50, यानी 20 यूनिट्स का एडिशनल प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा प्रॉफिट। अब उसके अंदर उसका सीधी सी बात है, ह्यूमन नेचर होती है थोड़ा सा, है ना, लालच आ गई उसके अंदर। उसने सोचा कि जब 4 है तो अपन एक और बनाते हैं तो और भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन अपने को मिलेगा। उसने क्या किया, 4th लेबर इसके अंदर यूज किया, और 4th लेबर यूज करते ही उसने, है ना, टेंशन में आ गया। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन है वो ओनली 60 थ्रेड का हुआ। कितनी थ्रेड का? 60 थ्रेड का ही प्रोडक्शन उसको मिला। अब ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन प्रोडक्शन उस ट्रेंड में नहीं हुआ जिस ट्रेंड में उसको नॉर्मली पहले हुआ था। क्योंकि इसके अंदर देखें कि फिक्स फैक्टर है वो तो इसके अंदर 3 मशीन थी। अब जो 4th लेबर इसने यूज किया, चौथा जो इसके अंदर लेबर उसने लगाया, तो 4th लेबर है उसको किसी भी मशीन उसको यूटिलाइज करने के लिए फ्री नहीं मिली, उसके ऊपर किसी मशीन पर काम नहीं किया, उसको एडिशनल काम दिया गया कि जब मान लीजिए कटिंग का जो
लेबर है वो मान लीजिए रेस्ट करे, खाना खाने जाए, तो ये फोर्थ लेबर उसको यूज करेगा। या स्ट्रेचिंग वाला है वो यदि कहीं है ना रेस्ट करे या खाने के लिए लंच टाइम में जाए तो ये इसको यूज करेगा। ऐसे प्रेसिंग वाले के लिए उसको यूज करने के लिए कहा। इसके अलावा उसको एक्स्ट्रा काम दे दिया कि जैसे अनयूटिलाइज मटेरियल है या उससे रिलेटेड नेसेसरी मटेरियल है उसको लाने ले जाने से रिलेटेड वो वर्क करेगा। तो उस स्थिति के अंदर बड़ा क्या हुआ कि उसके अंदर प्रोडक्शन तो जरूर बढ़ा। कौन सा प्रोडक्शन? टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं हुआ जिस प्रोपोर्शन के अंदर वो होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बड़ा अपना जब स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो वो होता है इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग हो रहा है ना। इंक्रीजिंग ट्रेंड अपन बोलते हैं, लेकिन वो इंक्रीजिंग हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो रहा है, बढ़ती हुई दर से हो रहा है। देखिए इसके अंदर प्रोडक्शन है वो बड़ा 10 था, मार्जिनल प्रोडक्शन यदि इस पेपर देखें तो कोई भी मार्जिनल प्रोडक्शन नहीं है। अब सेकेंड एडिशन यूनिट लगाई तो अपना जो प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज हुआ? 15 इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इसमें लगाया अपना प्रोडक्शन है वो 25 इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। यहाँ पे भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ लेकिन यहाँ पे 10, यहाँ पे इसकी जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट आ गई, इसके अंदर घटती हुई दर से बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्शन, लेकिन कौन सी रेट से बढ़ रहा है? वो घटती हुई रेट से बढ़ रहा है। उसके बाद में उसने कहा प्रोड्यूसर ने कहा कि मेरा टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, मैं मार्केट में 60 यूनिट बेचूंगा तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि पहले मेरा 50 है। उसने फिर एक बार बड़ा क्या किया, एक यूनिट और लगा दी लेबर की, और इस बार जब प्रोडक्शन के अंदर लेबर की एडिशनल यूनिट लगाई तो उसका रिजल्ट है वो एकदम अलग हो गया। अलग कैसे हुआ? जो शर्ट का प्रोडक्शन था वो 55 शर्ट हो गए, है ना। अब 55 शर्ट होने का मतलब ये जो फोर्थ लेबर है और फिफ्थ लेबर है इसके अंदर कहीं ना कहीं इसके कॉम्बिनेशन के अंदर गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने दोनों ने काम नहीं किया। 3 लेबर है वो एट ए टाइम मशीन के ऊपर है, फिक्स फैक्टर को यूटिलाइज कर रही है, लेकिन ये जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट अपनी जो लेबर की है वो क्या है कि उस प्रोडक्शन के फिक्स फैक्टर को यूज नहीं कर रही। उस स्थिति के अंदर अब उन दोनों के अंदर उनका एफिशिएंसी लेवल डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने का मतलब फिफ्थ है उसने कह दिया फोर्थ कर देगा, फोर्थ उसने कहा फिफ्थ कर देगा। ऐसी स्थिति के अंदर जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है, यानी यदि उसके अंदर फिक्स फैक्टर को यदि यूज करने के लिए उसकी प्रॉपर एफिशिएंसी को यूज नहीं किया जाता है, अकॉर्डिंग टू उसका स्पेशलाइजेशन का यूज नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय प्रोडक्शन घटने लगा। जैसे आप करते हो ना बेटा, जैसे थोड़ा सा इधर उधर टाइम मिले क्लास में बात करनी स्टार्ट कर देते हो, तो इसने भी अपने गप्पे लगाने शुरू कर दिए, है ना। ये 3 लेबर मशीन के ऊपर थे, उसने कहा कर लेंगे अपने आप, है ना, कौन लेके जाए। या ये फोर्थ देखने लेगा फिफ्थ कर देगा, फिफ्थ देखने लेगा फोर्थ कर देगा। इस प्रकार से उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ने की बजाय क्या हो गया, कम होने लगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, यानी प्रोडक्शन है पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर बेटा प्रोडक्शन तो इंक्रीज होता है लेकिन उसकी जो रेट है वो थोड़ी सी डिक्रीजिंग हो जाती है, एक टाइम के बाद में कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है टोटल प्रोडक्शन। ये आपको बड़ा इस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक बात है वो मैंने इस क्लास में आपको बताई है। इसके बाद में इस लॉ से रिलेटेड एक टेबल है जिसके अंदर टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, उनके रिलेशनशिप को एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में इसको अपन डायग्राम से भी इसको शो करेंगे कि यदि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अपन स्टडी करना है, अध्ययन करना है, तो अपन कैसे करेंगे। और सेकंड बात, ये जो टॉपिक है बड़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये एग्जाम पर्पज के लिए भी अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में भी काफी बार आता है ये, इसके अंदर यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी आपके बोर्ड में तो बड़े इतने मार्क्स का नहीं आया होगा 12th में, लेकिन यहाँ पे यदि ये क्वेश्चन आता है, जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को यदि आप ढंग से तैयार करोगे तो ये आपके 20 मार्क्स स्कोर करेगा इसके अंदर, आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो एक बार तो बेटा इसको इतना समझिए, उसके बाद अपन इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी टेबल और इसको डायग्राम से अपन इसको और एक्सप्लेन करेंगे।
आज की क्लास के लिए इतना बड़ा, नेक्स्ट पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके।